मेरे शौहर काम के सिलसिले से विदेश में रहते थे। इन दिनों मैं बहुत ज़्यादा तरस जाती थी। मैं कम उम्र की लड़की थी। इन दिनों मेरे अपने जज़्बातों पर काबू पाना बड़ा ही मुश्किल होता जा रहा था। एक दिन मेरी देवरानी अपने मायके चली गई तो देवर की देखभाल मेरे ऊपर छोड़ गई। इस दिन देवर और मैं घर पर अकेले थे। देवर को देखकर मेरे मन मचलने लगा। इसी वजह से मैं खूबसूरत नाइटी पहनकर देवर के कमरे में चली गई। देवर मेरे जज़्बातों को अच्छी तरह समझ पा रहा था। फिर देवर कहने लगा, आज तो ही मौका मिला है करने का। ये सुनते ही मेरे चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आई और फिर हम दोनों ने पूरी रात जोश के साथ। मेरी उम्र 19 साल है। मैं देखने में बेहद ही दूध की तरह सफ़ेद थी। मेरी शादी 3 साल पहले मेरे शौहर ज़ोहान के साथ हुई। मेरे शौहर काम के सिलसिले से भी विदेश रहते थे। इन दिनों मैं बहुत ज़्यादा तरस जाया करती थी। मेरी उम्र की लड़की अपने शौहर के साथ खूब मज़े करती। शादी के 6 महीने बाद ही मेरे शौहर मुझे छोड़कर विदेश चले गए। मैंने कई बार अपने शौहर से फ़ोन पर बात करते हुए कहा कि वह भी मुझे अपने पास बुला लें, लेकिन वे मेरी बात मानने को मंजूर नहीं थे। विदेश में मेरे शौहर बहुत ही अच्छी कंपनी में जॉब करते थे। इसकी सैलरी काफ़ी अच्छी थी, लेकिन अपने शौहर के बगैर हिंदुस्तान में मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। मेरे ससुराल में मेरा देवर और मेरी देवरानी रहती थी। मेरे देवर की शादी मुझसे पहले हुई थी। इन दोनों की लव मैरिज थी। मेरे सास ससुर तो बहुत पहले वफ़ात हो गए थे, इसलिए मैं अपनी ससुराल में अकेली पड़ गई। क्योंकि शाम को जब भी देवर घर आता तो दोनों शौहर बीवी अपने रूम में चले जाते। वो दोनों अपनी ज़िंदगी के खूब मज़े ले रहे थे, लेकिन मैं दोनों को देख देख कर तरसी जा रही थी। मैं अपनी उम्र के इस चौराहे पर थी जहाँ पर अक्सर लड़कियों को शौहर की ज़रूरत होती है। साल में वे घर तो आ जाते थे, लेकिन मेरा मन बहुत उदास हो जाता। मैं अपनी शौहर के आगे बहुत ज़िद करती कि वह भी मुझे अपने साथ विदेश ले जाएं, लेकिन वो कहते कि अभी हालात ठीक नहीं हैं। ये सब सुनकर मैं मायूस हो जाती। सारा दिन मैं घर के कामकाज में गुजार देती, लेकिन शाम को जब दोनों बीवी को देखती तो मुझे समझ में आ जाता कि वो अब लोग क्या करने वाले हैं। जब मैं इनके कमरे के बाहर जाकर खड़ी होती तो इन दोनों के कमरे से बाहर से आकर सुनती, तो मैं समझ जाती कि वे लोग तो आज खूब मज़े ले रहे हैं। इन दोनों को देखकर अपनी किस्मत पर बहुत ही मुझे बेकरार लगती, क्योंकि ज़िंदगी तो मुझे वो दोनों ही जीते हुए लग रहे थे। ये शादी मेरे मामा ने करवाई थी। मैं बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। माँ ने जब बताया कि लड़का विदेश में जॉब करता है तो मेरे घर वालों ने जल्दी मेरी शादी कर दी। शादी को लेकर मेरे दिल में कई अरमान भरे हुए थे, क्योंकि मेरी बहुत सारी सहेलियों की शादी भी हुई थी। जब वो मुझे अपनी सुहागरात के किस्सों के बारे में सुनाया करती तो वो सब सुनकर मेरा भी दिल अंदर से मचल उठता। मैं सोचती थी कि जब मेरी शादी होगी तो मैं भी अपने कई अरमान पूरे करूँगी। सिर्फ 19 साल की थी। अच्छी इनकम देखकर घर वालों ने जल्दी मेरी शादी कर दी। मैंने सोचा था कि मैं भी अपने शौहर के साथ विदेश होकर जाऊंगी, वहां जाकर अपने दोनों खूब मज़े करेंगे। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी किस्मत में कुछ और ही मोड़ ले लिया। शादी के दिन मैं अपने ससुराल रुखसत हुई तो सुहागरात की रात मेरे शौहर ने कमर तोड़ मुझ पर प्यार लुटाया। उन्होंने मुझे प्यार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब मैं अपनी ज़िंदगी के इस मोड़ पर थी जहाँ मुझे लग रहा था कि मैंने कुछ हासिल कर लिया। मैं सोचती थी कि मैं भी विदेश जाऊंगी, वहाँ छोटे छोटे कपड़े पहनकर अपने शौहर को अपनी तरफ और अपना लूँगी। लेकिन मेरे अंदर जज्बात बहुत भरे हुए थे। मेरा शरीर थोड़ा मोटा था, जिससे ये अंदाज़ा नहीं लगाया जाता कि मेरी उम्र 19 साल है, लेकिन मेरे अंदर सहने की ताकत बहुत ज़्यादा थी। शौहर ने रात भर खूब मुझ पर प्यार लुटाया, लेकिन जब सुबह हुई तो उन्होंने मुझे ये ख़बर सुनाई कि जब वो वापस मुझे विदेश चले जाएँ तो उसके बाद वे मुझे अपने पास बुला लेंगे। उनके जाने के वक्त मैं बहुत रोना धोना किया कि काश वो भी मुझे अपने साथ ले जाएं, लेकिन वो मुझे यही कहते रहे कि अभी तुम्हें थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा, कुछ टाइम के बाद तुम्हें मैं खुद ब खुद अपने पास बुला लूँगा। लेकिन धीरे धीरे मैं यूं ही घर के कामकाज में बिज़ी हो गई। मैं अक्सर रात के समय देवर देवरानी के चिल्लाने की आवाज़ सुनती थी। ये सुनकर मेरा भी दिल बहुत ज़ोर होता था। फिर कुछ दिनों के लिए मेरी देवरानी को मायके जाना पड़ा, क्योंकि इसके पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। लेकिन इस दिन मेरा देवर किसी काम के सिलसिले से शहर बाहर गया था। वो रात को वापस आने वाला था, इसलिए मेरी देवरानी कहने लगी कि रात को जब समीर घर आए तो आप इसे बता दीजिएगा, क्योंकि अभी मैंने इन्हें बहुत फ़ोन लगाया था और इनका फ़ोन भी बंद आ रहा था। मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके जा रही हूँ, क्योंकि पापा की तबीयत ठीक नहीं है।
ये सुनकर मैंने अपनी देवरानी से कहा कि तुम फ़िक्र मत करो, तुम आराम से अपने घर जाओ, मैं यहाँ अच्छे से ध्यान रखूँगी। ये कहकर वो बस स्टेशन की तरफ निकल गई। फिर रात को जब समीर घर आया तो मैंने कहा तुम्हारी बीवी कुछ दिनों के लिए अपने मायके गई है क्योंकि उसके बाबा की तबीयत ठीक नहीं है। ये सुनकर मेरा देवर कहने लगा, हाँ अभी कुछ देर पहले ही मैंने इसे फ़ोन किया था। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, तुम लोगों की बात तो हो गई, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ। ये कहकर समीर भी अपने कमरे में चला गया। मैं किचन में जाकर खाना बनाने लगी। खाना बनाकर जब मैं समीर को आवाज़ देने के लिए इसके कमरे में गई तो समीर की जो हालत थी, इसे देखकर मेरे तन बदन में आग लगने लगी क्योंकि समीर नहाकर सीधा कमरे से बाहर निकला था। इसने अपने बदन पर कपड़े भी नहीं पहने थे। जब हम दोनों की निगाह एक दूसरे से टकराई तो हम दोनों के शरीर में एक अलग सा एहसास हुआ। हम दोनों के दिलों की धड़कनें कमरे में साफ सुनाई दे रही थी। फिर समीर को देखते हुए मैंने इससे कहा कि समीर, वो मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। लेकिन समीर ने मुझे कुछ भी जवाब नहीं दिया, उल्टा वो धीरे से मेरी तरफ कदम बढ़ाने लगा। आज इसके अंदाज मुझे कुछ अलग ही लग रहे थे। समीर के चेहरे पर मुझे शैतानी मुस्कुराहट नजर आ रही थी। फिर समीर धीरे से मेरे करीब आया और खाने की प्लेट को पकड़ते हुए मेरे हाथों को छुआ। समीर के छूने से ही मेरे तन बदन में एक आग सी लगने लगी। मेरे जज्बात अभी थोड़े बढ़ने ही लगे थे। मैंने जल्दी अपने जज्बात को काबू किया और फ़ौरन भाग कर किचन में आ गई। किचन में आकर मैं बर्तन धोने लगी। तभी बर्तन धोते धोते पीछे से अचानक समीर आकर खड़ा हो गया। जब मैं अचानक पीछे मुड़ी तो वो मुझसे टकरा गया। मुझे देखकर समीर कहने लगा, भाभी जान थोड़ा संभल कर काम किया करो। समीर ने मेरी कमर पर हाथ रखा था। आज इतने टाइम के बाद किसी ने मुझे छुआ था। समीर के छूने से ही मैं ढीली पड़ने लगी। आज समीर मुझे कुछ अलग ही लग रहा था। फिर वो मुझसे कहने लगा कि भाभी जान कितना काम करोगी, थोड़ा सा अपने लिए भी वक्त निकाल लिया करो। मैंने भी कहा कि हाँ समीर, मैं अपने लिए टाइम तो निकाल लूँगी, लेकिन मुझे कोई टाइम देने वाला ही नहीं है। फिर समीर कहने लगा कि कैसी बात कर रही हो भाभी, मैं हूँ ना, भाई नहीं है तो क्या हुआ, मैं आपका ख्याल रखूँगा, आप कभी मुझे मौका तो दें। अब मैं समीर के इरादे भी समझ रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा शर्म भी आ रही थी। मैंने तुरंत अपनी पीठ घुमाई और अपने काम में लग गई। लेकिन समीर धीरे से मेरी कमर पर हाथ फेरने लगा। जब समीर कमर पर हाथ फेर रहा था तो मेरी आंखें बंद होने लगी, मेरी धड़कनों की आवाज़ बढ़ने लगी। फिर मैं भी बड़े धीरे धीरे लफ्ज़ों में कहा कि समीर आप ये क्या कर रहे हैं। फिर समीर मुझे कहने लगा कि वही जो आप कई सालों से चाहती थी। अब मेरी और समीर की धड़कनें भी बढ़ने लगी। मुझे किचन में हम दोनों की धड़कनों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। फिर धीरे धीरे समीर का हाथ मेरी नाभि पर आने लगा। अब मेरा भी अपने जज्बातों पर काबू पाना मुश्किल होता जा रहा था। समीर कहने लगा, आपको क्या लगता है कि मुझे समझ नहीं आता कि भाई के जाने के बाद आप कितनी अधूरी हो गई हो। आपके अंदर भी कई अरमान होंगे, लेकिन आपने वो सारे के सारे अरमान अपने ही दिल में दफन करके रखे हुए हैं। मेरा बहुत मन है कि मैं आपके सारे अरमानों को पूरा करूं। समीर के मुंह से ये सारे लफ्ज़ सुनकर मैं अब बहकने लगी थी। मैं समीर से कहा कि लेकिन ये तो ठीक नहीं है। लेकिन मेरे से आगे बोलने से समीर ने जल्दी मुझे अपनी बाहों में ले लिया और मुझे उठाकर मेरे कमरे की तरफ ले जाने लगा। आज मैं ना चाहते हुए भी अपने आप को रोक भी नहीं पा रही थी। मैं सदियों से प्यासी थी। मेरे शौहर को विदेश के जाने के बाद मेरी कमी का कभी भी एहसास नहीं होता था, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा होता था। लेकिन मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि कभी समीर को मेरे इन एहसासों की समझ भी होगी। फिर से समीर मुझे अपने कमरे की तरफ ले गया और बिस्तर पर जाकर मुझे बिठा दिया। फिर अपनी उंगलियों से मेरे पैरों को सहलाने लगा। आज मुझे अपने शौहर की याद भी नहीं आ रही थी। मेरा बस यही मन हो रहा था कि मैं इन्हीं पलों को अच्छी से बिताऊं। समीर के इरादे आज नेक भी नहीं लग रहे थे। मैं भी समीर की बाहों में अब खो जाना चाहती थी। फिर समीर ने धीरे धीरे से कमरे की लाइट ऑफ कर दी और फिर धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा। फिर जैसे ही समीर ने मेरे माथे पर किस किया तो तभी अचानक मुझे अपने शौहर की गुस्से भरी आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ सुनते ही मैंने जल्दी समीर को साइड कर दिया। फिर मैंने देखा कि मेरे शौहर बाहर दरवाजे पर ही खड़े थे। उनका चेहरा पूरा लाल हुआ पड़ा था। फिर वो गुस्से से कहने लगे, अच्छा तो मेरे पीठ पीछे आज ये सब चल रहा है। ये सुनते ही मेरे माथे से पसीने छूटने लगे। मेरा तन बदन अब कांपने लगा। इससे पहले कि मैं कुछ बोलती कि तभी अचानक समीर कहने लगा कि भाभी मुझे उकसा रही थी, क्योंकि भाभी का दिल बहुत कर रहा था और मन भी होता था और आप इससे बहुत दूर रहते थे। समीर के मुंह से ये सारे लफ्ज़ सुनकर मैं तो अचानक हैरान हो गई, क्योंकि इस सब के पीछे हम दोनों का पूरा पूरा हाथ था। लेकिन जैसे समीर इससे आगे कुछ कहने ही वाला था तभी अचानक मेरे शौहर गुस्से से कमरे में दाखिल हुए और उन्होंने समीर को एक ज़ोरदार थप्पड़ चढ़ा दिया और फिर कहने लगे, मैं दरवाजे पर खड़ा तुम दोनों की सारी हरकतें देख रहा था। तुम मेरे सगे भाई हो और तुम मेरे साथ धोखा कैसे कर सकते हो। मैं तो तुम पर अपनी जान छिड़कता था और तुम
मेरे पीठ पीछे ये सब कर रहे हो? अगर तुम्हारी बीवी को इस बारे में पता चला तो सोचो कितना बुरा होगा। ये सुनकर समीर चुपचाप गर्दन झुकाए खड़ा था। वह अपने भाई से माफ़ी मांग रहा था। समीर ने जब मुझे देखा तो मेरे पास जवाब देने के लिए कोई भी लफ्ज़ ही नहीं थे। लेकिन मैं तो ये सोचने लगी कि ज़ोहान अचानक घर के अंदर कैसे दाखिल हुआ। जब मैंने ज़ोहान से सवाल किया तो मुझे कहने लगा कि तुम बार बार अक्सर मुझे फ़ोन करके यही कहती थी और बहुत रोती थी कि मुझे तुम अपने पास बुला लो। और कहीं ना कहीं मुझे भी ये एहसास होता था कि मैं तुम्हें हिंदुस्तान अकेले छोड़ कर आया हूँ और तुम मेरे बिना अकेले कैसी रहती होंगी। यही सब सोचते हुए मैंने ये प्लान बनाया। सोचा था कि तुम्हें हिंदुस्तान जाकर सरप्राइज़ दूंगा, इसलिए मैंने तुम्हें हिंदुस्तान आने के बारे में पहले कुछ भी नहीं बताया। लेकिन मैं ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि हिंदुस्तान आकर मुझे एक नया सरप्राइज़ मिल जाएगा। हिंदुस्तान आकर मैंने सबसे पहले अपने भाई समीर को ही फ़ोन किया, लेकिन इसका फ़ोन तो स्विच ऑफ आ रहा था। जब मैंने इसकी बीवी को फ़ोन किया तो वह मुझे कहने लगी कि वो अपने मायके आई हुई है क्योंकि इसके बाप की तबीयत अचानक ठीक नहीं है। मैंने सोचा जब तुम सोने के लिए कमरे में जाओगी तो मैं तुम्हें आकर सरप्राइज़ दूंगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि मुझे पहले ही तुमसे बड़ा सा सरप्राइज़ मिल जाएगा। मेरी पीठ पीछे तुमने मुझे धोखा दिया है। जब मैं समीर को किचन में जाते हुए देखा और जाकर छुप कर देखा तो मुझे तुम दोनों के इरादे थोड़े ख़राब लगने लगे। लेकिन मुझे तब भी यकीन था कि तुम दोनों अपने रिश्ते की दौड़ को कभी भी नहीं तोड़ोगे। लेकिन शायद ये तो सबसे बड़ी ही गलतफहमी मेरी थी। मैं घर पर छुप कर बैठा हुआ था, तुम दोनों पर नज़र रखा हुआ था। मेरे पास घर की एक पुरानी चाबी पड़ी हुई थी, इसी से मैं घर के अंदर भी दाखिल हुआ। लेकिन अब मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी थी क्योंकि तुम दोनों ने मिलकर मुझे धोखा दिया है। सुनते ही मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। मैंने हाथ जोड़कर अपने शौहर के आगे माफ़ी मांगी। मैंने कहा कि मैं बहक गई थी, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए क्योंकि कितने सालों से आप मेरे साथ नहीं रह रहे थे। मेरे भी कई अरमान थे शादी को लेकर, लेकिन शादी के बाद आप मुझे छोड़कर अकेले विदेश चले गए। मेरी ही गलती है कि मैं अपने जज्बात को काबू ना पा सकी। अब जो सज़ा आप मुझे देना चाहते हैं वे मुझे दे सकते हैं, लेकिन आप मुझे छोड़कर मत जाइएगा। मैंने जल्द अपने शौहर के जाकर पैर पकड़ लिए और मैं खूब ज़ोरों से रोने लगी। मेरे शौहर को मुझसे बेपनाह प्यार था, इन्हीं भी लगा कि कहीं ना कहीं इन्हीं की गलती है, तो उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया। लेकिन मेरे शौहर ने मेरे देवर को बिल्कुल भी माफ़ नहीं किया। मेरे शौहर ने कहा कि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी शादीशुदा ज़िंदगी पर कोई भी असर आए, इसी वजह से मैं तुम्हारी बीवी को इस बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा, लेकिन तुम्हें अब इस घर से चले जाना चाहिए। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।